बड़ों को राम राम, छोटों को बहुत सारा प्यार। और आज सुबह वर्कआउट करने के बाद मैं अपने मोबाइल में स्क्रॉल कर रहा था न्यूज़ अपडेट्स, और एक बहुत दुखद न्यूज़ सुनने को आई कि किस तरह से दिल्ली में एक कोचिंग इंस्टीट्यूशन में जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, एक लाइब्रेरी में डूब के हादसा हुआ। तो बड़ा दुख हुआ और मन में से कुछ बातें आई कि ऐसा देखिए, अभी एक महीने पहले ऐसी एक खबर सुनी थी जब यूपी में कहीं कोई धर्मगुरु प्रवचन दे रहा था और बहुत बड़ी भीड़ थी, भगदड़ हुई और बहुत लोग जो है उस भीड़ में, उस भगदड़ में पैरों के नीचे कुचल के मारे गए थे, है ना। तब भी एक बहुत बड़ा हंगामा हुआ। तो समझ में नहीं आ रहा ना कि हमारा देश किस तरफ जा रहा है। देखिए, अब इसमें बहुत से लोग जो है वो करंट गवर्नमेंट को ब्लेम करने लग जाएंगे, मोदी जी क्या कर रहे हैं, या फिर ये सिर्फ इन 5 या 10 साल का काम नहीं है ना। इन सिर्फ 5 या 10 साल का काम नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? देखिए, बहुत बार एक विचार आता था कि चाइना और इंडिया एक साथ ही इन्होंने अपनी जर्नी, आज से 70-80 साल पहले एक साथ ही इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी। एक साथ ही जर्नी स्टार्ट करने के बावजूद, और एक एक्सक्यूज़ जो अक्सर हम लोग देते हैं कि हमारे ऊपर पॉपुलेशन बर्डन बहुत ज़्यादा है। चाइना के ऊपर भी पॉपुलेशन बर्डन तो कम नहीं था, बहुत बड़ा पॉपुलेशन बर्डन था उसके ऊपर भी। उसके बावजूद भी चाइना आज किस मुकाम पे पहुंच गया है। चाइना ने जो ग्रोथ करी है वो वाकई में फेनोमेनल ग्रोथ है, ऐसी ग्रोथ देखने को नहीं मिलती। और मैंने अमेरिका में आकर के भी देखा कि हाँ, किस तरह से जब मैं मार्केट में जाता हूँ तो जब भी मैं कोई चीज़ देखता हूँ, ज़्यादातर चीज़ें मुझे मेड इन चाइना मिलती हैं। और हर शहर में अक्सर ऐसा होता है, देखो चाइना हुआ, इंडिया हुआ, ये कुछ ऐसे बड़े कंट्री हैं कि आप दुनिया के किसी भी देश में चले जाओ, आपको इनकी सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ़ लोग मिलेंगे आपको। तो उससे क्या होता है कि इन लोगों के स्पेसिफाइड एरियाज़ बन जाते हैं। जैसे यहाँ पे ह्यूस्टन में भी एक ऐसी लोकेशन है जिसको हम यहाँ पे ये लोग मिनी इंडिया बोलते हैं। वहाँ पे आपको इंडियन कम्युनिटी बहुत सारी मिलेगी। सेम वे चाइनीज़ एरियाज़ हैं जहाँ पे आपको चाइनीज़ कम्युनिटी बहुत सारी मिलेगी। तो जब मैं इंडियन कम्युनिटी में गया और फिर जब मैं चाइनीज़ कम्युनिटी में गया तो वो जो डिफरेंस हमने सिर्फ सुना था वो मैंने देखा कि यार वाकई में अमेरिका में आकर के भी चाइनीज़ जो हैं उन्होंने एक स्टैंडर्ड जो मेंटेन किया है वो दिखाता है कि हाँ, ये कंट्री वाकई में हमसे कितनी आगे है। तो मेरे मन में सवाल उठा, यार ऐसा कैसे कि हमने एक साथ ये जर्नी स्टार्ट करी और उसके बाद हम में इतना अंतर आ गया। और जानते हो, कुछ जवाब जो अंदर से आए। मेरे बच्चे जब 12वीं के बाद नीट और जेईई की तैयारी कर रहे होते हैं ना, चाइना में बच्चे कोई स्किल सीख रहे होते हैं। मेरे बच्चे जब 12th के बाद ड्रॉप करके नीट और जेईई की तैयारी कर रहे होते हैं, चाइना में बच्चे कोई स्किल सीख रहे होते हैं, उसमें फ़ेल हो रहे होते हैं, उसको इम्प्रूव कर रहे होते हैं। मेरे बच्चे जब कॉलेज करने के बाद यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं ना, चाइना में बच्चे या तो कोई एंटरप्रेन्योरशिप में होते हैं, कोई बिज़नेस कर रहे होते हैं, या फिर किसी फैक्ट्री में काम कर रहे होते हैं। आज आपको दुनिया में हर जगह अगर चाइनीज़ प्रोडक्ट मिलते हैं तो उसका कारण ये है कि जब हमारे देश में हमारे बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होते हैं ना, उस टाइम वो लोग वहाँ पे कुछ बना रहे होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जब वो सरकारी नौकरी का टाइम निकल जाता है 26, 27, 28 या 30 साल की उम्र में, अब तो उम्र और भी ज़्यादा बढ़ा करके कुछ तो ऐसी कम्युनिटीज़, कुछ ऐसे रिजर्वेशन भी हैं 35 साल तक भी लगे रहेंगे। तो वो 35 साल की उम्र में भी जब
वही काम कर रहे होते हैं कि सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होते हैं, जिसका आउटपुट क्या आता है? जिसका आउटपुट क्या आता है? अगर 1 लाख बच्चे लगे हुए हैं, अगर 1 लाख बच्चे लगे हुए हैं, उनमें से 100 बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है, ये इसका आउटपुट आता है। वहीं पे अगर उसकी फैक्ट्री में 1 लाख वर्कर काम कर रहे होते हैं ना, तो उनको 1 लाख का आउटपुट मिलता है, सबका आउटपुट उनको मिलता है। तो ऐसे देश ग्रो करता है, ऐसे चाइना आज वहाँ पहुँचा है, और ऐसे हम आज भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद देखो, इतना ही नहीं, तैयारी करने के बाद इतना रिफाइंड, इतने एफर्ट्स करने के बाद एक इंसान सरकारी नौकरी में पहुंचता है, और वो तो क्या पता, वो बिल्कुल आप खुद जानते, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है ना, किस मेंटालिटी के साथ हमारे यहाँ हम लोग सरकारी नौकरी की जॉब की तैयारी करते हैं, किस मेंटालिटी के साथ कि ज़िंदगी भर आराम करना पड़े। अब काम कर लो, अब काम कर लो। काम कैसे कर लो? तैयारी करके काम कर लो, ताकि ज़िंदगी भर आराम करना पड़े। और वहीं पे जिस तरह का इकोसिस्टम चाइना जैसे देश के अंदर है, वहाँ पे बहुत पहले वो लोग काम पे लग गए हैं और काम ही करते हैं। और काम के साथ पता नहीं क्यों हमें ये बात समझ में नहीं आती, क्या आराम में मज़ा है क्या? अरे एक टाइम ऐसा आएगा जब कोशिश करके भी बिस्तर से नहीं उठ पाएंगे। उस ऊपर वाले ने जितनी सांस दी है, उससे ऊपर एक सांस भी नहीं ले पाएंगे। और ये सांस सोने में व्यर्थ करने के लिए मिली है क्या? ये बात पता नहीं क्यों नहीं समझ में आती हमें। ये सांसें सिर्फ आराम करने के लिए मिली हैं क्या? अरे काम जो है, काम अपने आप में एक रिवार्ड है। जब तक काम करता है इंसान, उसका शरीर बहुत अच्छा चलता है। जिस दिन काम करना छोड़ देता है ना, उस दिन उसका शरीर फिर उसी के ऊपर बोझ बन जाता है। मैंने लाइव एग्जाम्पल देखा है इस चीज़ का। मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल। मेरे परिवार में, मेरे पापा की जनरेशन में 3 भाई हैं मेरे पापा, और मेरे ताऊ जी, मेरे पापा, मेरे काका जी। और इन 3 भाइयों में 2 भाई की गवर्नमेंट जॉब लग गई थी, ठीक है। मेरे पापा आर्मी में थे, मेरे चाचा आर्मी में थे, और मेरे ताऊ जी गांव में खेती कर रहे थे। आज जब मैं इन तीनों भाइयों को एक साथ खड़ा देखता हूँ ना, तो समझ में आता है कि सरकारी नौकरी ने क्या दिया और क्या लिया। बताता हूँ आपको क्या दिया और क्या लिया। आज जब ये तीनों एक साथ खड़े होते हैं ना, मेरे ताऊ जी आज भी खेत में जाकर ये काम कर सकते हैं, आज भी दौड़ सकते हैं, आज भी सब कुछ कर सकते हैं। और मेरे पापा जी को चलने में भी प्रॉब्लम होती है। तो ये दिया सरकारी नौकरी ने, ये दिया उस आराम ने, जिसको हम आराम बोलते हैं ना, ये दिया। देख लीजिए, तो जब इस धरती से ये जो धरती का सफ़र है, ये बहुत बहुत बड़ा सफ़र है। और इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जिस तरह का इकोसिस्टम हमारे देश में बन चुका है कि हमें ज़िंदगी बस आराम से कट जाए। यंग जनरेशन जब इस सोच के साथ आगे बढ़ेगी और बढ़ेगी, तो वो देश ज़्यादा दिन एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं हम सब, टीचर्स, माँ बाप, वो रिस्पॉन्सिबल है। हम लोग अपने बच्चों के दिमाग में ये बीज डालते हैं, बजाय हम अपने बच्चे को मोटिवेट करने के लिए कि वो ऐसे चीज़ों को ढूंढे जिसमें उसको अच्छा लगता है, जिसके साथ वो जीवन बिता पाए, जिस काम के साथ वो जीवन बिता पाए, ऐसे काम की वो तलाश करे। हम उसके दिमाग में शुरू से एक कचरा डाल देते उसके दिमाग के अंदर कि या तो तू जाएगा आईआईटी में, बेटा आईआईटी में नहीं जा पाया, कोई बात नहीं, अब तू जाएगा यूपीएससी में, ठीक है ना, क्योंकि देख 12th फेल भी यूपीएससी कर गया था। बस ये डाल दिया दिमाग में, ये डाल दिया उसको हम ये कभी इतना उसको मैच्योर कभी होने ही नहीं देते कि वो अपने आप को समझ पाए उसको जीवन कैसे जीना है। जब इस मेंटालिटी के साथ कि हाँ, या तो तुझे बेटा आईआईटी में जाना या यूपीएससी में जाना, जब इंसान अपने आप को समझ ही नहीं पाया, जब वो इंसान किसी गवर्नमेंट जॉब पे पहुंचेगा, वो अपने काम को कैसे एंजॉय कर सकता है? वो नहीं कर सकता, और उसको कभी पता भी नहीं चलेगा कि उसका इंटरेस्ट है क्या। वो ज़िंदगी सिर्फ एक मशीन की तरह और सिर्फ
एक मशीन की तरह ही निकालेगा जीवन को एंजॉय नहीं कर पाएगा। तो मेरे बच्चों, जीवन जो है आईआईटी में सिलेक्शन का नाम नहीं है, जीवन जो है डॉक्टर बनने का नाम नहीं है, जीवन जो है यूपीएससी ऑफिसर आईएएस ऑफिसर बनने का नाम नहीं है। जीवन जो है, जो आपके सामने आ रहा है उसको अच्छी तरह से जीने का नाम है, खुश रहने का नाम है, खुश रखने का नाम है। कोई भी काम करो तो ऐसे इस मेंटालिटी के साथ करो कि ये धरती जो है वो, उससे कोई ऐसा इम्प्रेशन तो नहीं पहुंच रहा है इस धरती के ऊपर जो कि फिर इरिवर्सिबल बन जाएगा, जो कि इस धरती के लाइफ साइकिल को डिस्टर्ब कर देगा। तो ये बातें पता नहीं समझेंगे या नहीं समझेंगे। नहीं समझेंगे तो कोई बात नहीं, नहीं समझेंगे तो ख़त्म हो जाएंगे, है ना। आज अगर यूरोप, अभी मैंने आपको चाइना का एग्जांपल दिया और एक दिन पहले मैंने आपको यूरोप के बारे में कुछ बताया था कि कितनी अच्छी तरह से उन्होंने, देखो अमेरिका में ही देखूँ तो ये जिस तरह का इन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है और कैसे ये हर चीज़ को फ्यूचर पर्सपेक्टिव से सोच करके आगे बढ़ते हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इन लोगों ने ना वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 में लाइफ को बड़े बुरे हालातों में देखा था जो हमने शायद नहीं देखा था, है ना। वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 हमारी ज़मीन पे नहीं हुआ है ना, हमने वो दर्द नहीं देखे। वो दर्द यूरोप ने देखा था, इसलिए यूरोप आज इतना ऑर्गेनाइज्ड है, इसलिए आज यूरोप अपनी नदियों को इतना साफ़ रख पा रहा है, क्योंकि वो दर्द देख चुके थे, वो गंदगी का दर्द देख चुके थे, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो कमियां होती हैं वो कहाँ पे जाके चोट मारती हैं वो देख चुके थे, शायद हमने नहीं देखा। अब पता नहीं चोट खा के ही सीखेंगे या देख करके सीख ले। सीखने के 2 तरीके ना, एक तो गलती करके सीखे और एक दूसरे की गलती से सीख ले, तो कौन सा तरीका अच्छा है ये सब जानते हैं। तो हमें भी शायद सीखना चाहिए। तो बड़ी दुखद खबर सुनी और बस मन में से बातें आई और विचार कर रहा था मैं इस पे कि क्या कहाँ पे कमी है। तो ये कुछ बातें आई मन में, तो आप लोगों के साथ शेयर करी। और किसी बात, अगर देखो बहुत बार ऐसा लगता है कि हाँ खुद अमेरिका में बैठा है तो इंडिया में कमी निकाल रहा है। तो यार मैं कमी तो कभी नहीं निकालना चाहता अपने देश में। मुझे अपना देश बहुत प्यारा है, ठीक है ना। देखो आप लोग जैसे कहते हैं ना कि जैसे आप फ़ौजियों को मानते हैं कि हाँ कैसे देश के लिए वो कुर्बान होते हैं, है ना। फ़ौजियों में ऐसा जज्बा होता है। तो फ़ौजी बनता है एक जब बच्चा 20 साल 21 साल की उम्र में फ़ौजी बनता है ना, उसका आर्मी में सिलेक्शन होता है और तब वो 20-21 साल की उम्र में फ़ौज में जाता है तो वो एक फ़ौजी बनता है। मैं तो पैदा ही फ़ौज में हुआ था, ठीक है ना। और 15-16 साल की 17 साल की उम्र में मैं फ़ौज से आया था। तो मेरी तो फाउंडेशन ही फ़ौज की बनी हुई है। तो वो जो फ़ौजी होता है, उस फ़ौजी का जो जज्बा होता है वो मेरे अंदर है, वो बाय बर्थ है। इसलिए मेरे देश से प्यार पे शक मत कीजिएगा। कभी अगर शक हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, बता दूंगा मेरी हर स्टेटमेंट का क्या कारण होता है। मुझे अपने देश से बहुत प्यार है, मुझे अपनी सभ्यता से बहुत प्यार है। और मैं जानता हूँ एक समय ऐसा ज़रूर आएगा कि ये दुनिया हमारी सभ्यता की तरफ मुड़ेगी, क्योंकि हमारी सभ्यता वाकई में बहुत एक्सपीरियंस सभ्यता है। वो तो हमने भुला दी, वो तो हम इसको अंधविश्वास का नाम दे करके बस आगे बढ़ गए कि हमारी सभ्यता में जो भी चीज़ें वो अंधविश्वास की चीज़ें हैं, बजाय उनके लॉजिक्स को जानने की। अरे ये थोड़ी ना जानेंगे इनके लॉजिक्स को, ये थोड़ी ना कोशिश करेंगे। वो तो हमें कोशिश करनी थी, चलो नहीं करी, बट समय करा देगा। समय बहुत बड़ा टीचर होता है, समय करा देगा। बस समय जो है ना रुला के कराता है, कीमत बहुत मोटी लेता है समय, तो लेगा। तो देखिए ये तो मैंने प्रॉब्लम बताई, और प्रॉब्लम तो हर कोई बोलता है ना। और प्रॉब्लम आपको तब बोलनी चाहिए जब आपके पास कोई सॉल्यूशन हो। तो इतना इंटेलेक्चुअल या फिर इतना एक्सपीरियंस तो मैं भी नहीं कि मैं इतनी बड़ी प्रॉब्लम का फटाक से सॉल्यूशन निकाल लूँ। बट एक जो मन में आता है, शायद ये पॉसिबिलिटीज़ हो। जो गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ बच्चों का रुझान है, चलो वो तो है, जाते जाते जाएगा। लेकिन ये जो
जवानी, ये जो जवानी उस काम में व्यर्थ हो रही है जिस काम का आउटपुट नहीं आ रहा, मतलब कि यूपीएससी की तैयारी, आईआईटी जेईई की तैयारी है, इसमें जो समय जा रहा है इसको व्यर्थ होने से बचाने का भाई एक तरीका ये हो सकता है कि इन जॉब्स में सिलेक्शन की उम्र कम कर दी जाए, है ना। अगर एक 23 साल का बच्चा ग्रेजुएशन कर लेता है तो 25 साल की उम्र बहुत है। 25 साल में ठीक है, अगर 25 साल में बनता है यूपीएससी तो ठीक है, वरना जाके अपना कुछ और देखेगा वो। तो ये एक तरीका हो सकता है। और दूसरा मतलब यही, इसी तरह से आप हर जॉब को एनालाइज करके वो जो एज लिमिट है भाई, जॉब को एक एम्प्लॉयमेंट, एक अर्निंग सोर्स की तरह ना देखा जाए सिर्फ, है ना। जॉब क्या है, वो एक काम है जिसके साथ इंसान को जीवन बिताना है। तो इस सोच के साथ जब उसके लिए एलिजिबिलिटी या फिर उसके लिए जब क्वालिफ़िकेशंस, जब उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जब वो रिक्वायरमेंट्स सेट की जाती हैं, चाहे वो एज से रिलेटेड रिक्वायरमेंट है, चाहे वो क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड रिक्वायरमेंट है, वो इस मेंटालिटी के साथ ना सेट की जाए कि हम एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं लोगों को, हम पैसे कमाने का ज़रिया दे रहे हैं लोगों को। वो इस मेंटालिटी, उसमें ये भी सोच रखनी ज़रूरी है कि हम एक काम दे रहे हैं एक इंसान को, जिस काम के साथ उसे अपनी ज़िंदगी का एक बहुत लंबा समय बिताना है। तो वो काम उस इंसान के लिए उसके इंटरेस्ट के साथ अलाइन होना चाहिए। जब हम इस सोच के साथ किसी भी जॉब से रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स, क्वालिफ़िकेशंस को डिसाइड करेंगे तो शायद से धीरे धीरे हम इस इकोसिस्टम को चेंज कर पाएंगे। और इसके अलावा भी अगर आपको, मेरे मन में तो अभी एकदम से आया, और ये एक चर्चा का विषय है, इसका हल मैं एक बार बोल के आपको ऐसे नहीं दे सकता। हाँ, इस पे अगर चर्चा की जाएगी, इस पे और अध्ययन किए जाएंगे, और इंटेलेक्चुअल लोग हर प्रॉज एंड कॉन्स, जो भी इसके नेगेटिव और पॉजिटिव हैं, वो सब जब इसके सामने आएंगे, डिस्कशन होगा, तो रास्ता भी मिलेगा। बस बात ये है कि एक बार डिस्कशन तो स्टार्ट हो, इस तरफ हम सोचें तो सही। तो चलिए, अब फिर आज का ब्लॉग भेजूंगा। आज हमने योगा किया था, योगा सेशन था आज, और कल योगा सेशन है हमारा, तो भेजूंगा आज। कल एकेडमी का ब्लॉग भी भेजूंगा, एकेडमी गए थे अभिमन्यु के साथ। बाय।